DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो अभी हिंदी का पेपर हुआ है, आप उनके क्वेश्चनों के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 23 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिला लेने हैं। और आपके सेट A, B और C और D मतलब 4 सेट बने हुए थे और चारों सेटों में आपके एक जैसे क्वेश्चन हैं, केवल उनका क्रम चेंज है, आगे पीछे क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन क्वेश्चन वही दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको, इन क्वेश्चनों के कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर्स आपको लिखने थे, एकदम ये रियल जो आपके आंसर शीट जो कि MP बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है उसी के आपको आंसर हम दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं पूरी आंसर शीट आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी आंसर शीट आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये पूरी की पूरी आपको आंसर शीट एकदम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और 23 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर आपका हिंदी का है और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, वैकल्पिक क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। सूरसारावली के कवि का नाम है, तो सूरसारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास जी है। दूसरा क्वेश्चन है कवि निराला का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? ये 1899 में हुआ था, सन 1899। और कुहासा का अर्थ क्या होता है? तो कुहासा का अर्थ होता है कोहरा, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें मतलब ये चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि आपके मुक्तिबोध हैं, प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध हो जाता है इसमें आंसर। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 5 फुट इसमें थी। आगे है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बैनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद हम आपको इसके आंसर्स दिखा देते हैं, है ना। चलिए आपको जो आदर्श आंसर्स दिए गए हैं वो दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, पहले का आपका सूरदास जी है, दूसरे का 1899, तीसरे का कोहरा और चौथे का मुक्तिबोध, पांचवें का फुट और छठवें का आपका रामवृक्ष बैनीपुरी। यदि आपके पास कोई अन्य सेट है, जैसे कि ये सेट A के दिखा रहे हैं हमने, सेट D और सेट C और सेट B के भी आंसर्स बताए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप इसी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा, तो केवल क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, तो आपको अपने पेपर में टिक लगाते जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर थे। ठीक, अब रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। तो रिक्त स्थान देखिए क्या पूछा गया था पहले में। वल्लभाचार्य के गुरु थे, तो वल्लभाचार्य के गुरु आप किसके गुरु थे? ये सूरदास जी के थे। फिर दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ खालिस्तान से माना जाता है, कौन सी संवत से माना जाता है? तो 1900 से। ठीक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। छंद के खालिस्तान प्रकार हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर्स भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। पहला सूरदास, दूसरा 13 मात्राएं, तीसरे में भरना था आपका 4 और पांचवें में 1900 और छठवें में 8 और छठवें में 2 और पांचवें में भरना था आपको 8। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है जोड़ियाँ। ठीक, तो जोड़ियाँ आपको डायरेक्ट हम आंसर दिखा देते हैं, कौन सी जोड़ी को क्या आपको भरना था। तो ये देख सकते हैं, ये रही जोड़ियाँ आपकी। तो सही जोड़ियाँ आपको मैथिली शरण गुप्त को मिलाना था पंचवटी से, और रसाई का क्रोध से मिला देना था। चौपाई में 16 और एकांकी में 1 अंक, है ना। शिव पूजन सहाय में माता का आंचल और रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर, इनको आपको जोड़ियाँ मिला देनी थी। ठीक, फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में शायद एक शब्द में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो वो भी हम बता देते हैं आपको। हाँ, ये देख सकते हैं चौथे नंबर में एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। केवल आपको पूरी रामचरितमानस में दोहा और चौपाई ही बस मिलती है। ठीक, आगे विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो ब्रज भाषा में हुई है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो ये
इसको हम आप देख लेना, उसमें आंसर शीट में आपको सब कुछ दिया हुआ है। और चलिए आपको दिखाई देते, कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था, है ना, वैद्यनाथ मिश्र। और निराला की रचनावली में कितने खंड है? तो 8 खंड है। चलिए हम इसके आंसर आपको दिखा देते हैं। चौथे के क्वेश्चन के आंसर ये देखिए, हाँ, फागुन मास की मादकता और सौंदर्य को प्रकट करती है। तो देखिए, पहले में दोहा और चौपाई भरना था, दूसरे में ब्रजभाषा, तीसरे में जयशंकर प्रसाद, चौथे में फाल्गुन मास की मादकता और सौंदर्य, और पांचवें भरना था आपका, पांचवें वैद्यनाथ मिश्र, और छठवें में 8 भर देना था। ठीक, इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में आपके सत्य असत्य पूछे गए। तो 5 में पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है ना, और चौथा भी असत्य है, 5वां सत्य है, 6वां सत्य है ना। आपको क्वेश्चन देख लेना है, ये सेट ए के हैं और सेट बी को। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, है ना, कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। ये देखिए, इसमें कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव जी को भेजा, ये सही है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं, ये भी सही है। प्रवृत्ति सुंदरता मन को नहीं भाती, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाती है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी गलत है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, ये सही हो जाएगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 6वां क्वेश्चन से आंसर आपके भी ये भी प्रोवाइड किए हुए हैं। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं देखिए, हमने अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। कवि सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, है ना, तो ये भी आपकी। और 8वां उद्धव के व्यवहार की तुलना। चलिए तो हम 6वां, 7वां और 8वां के आंसर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से लिखने थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा 6वां क्वेश्चन का आंसर। नागार्जुन की महत्वपूर्ण जो है रचनाएं, पहला है अकाल और उसके बाद, है ना, दूसरा बादल को घिरते देखा, तीसरा तकली मेरे साथ रहेगी। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था। और 7वें का तुलसीदास जी पर, गोस्वामी तुलसीदास जी पर आपको क्या लिखना था? एक परिचय लिखना था। तो उसमें परिचय में 2 चीज़ें पूछी गई थी, रचनाएं और भाव पक्ष। तो रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और दोहावली, इस प्रकार से लिख देनी थी। और भाव पक्ष में आपके तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। इस प्रकार से आप लिखते तो बहुत अच्छा होता, है ना। फिर 8वें में उद्धव जी के बारे में है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? ऐसा क्वेश्चन है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हैं, इसी कारण से उन्होंने इनकी तुलना कमल से की है। ठीक, फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपका स्मृति का पाठ्य, इसका आंसर हमने बताया हुआ है। काव्य की परिभाषा 10वें में और रस की परिभाषा 11वें में। ठीक, और 12वें में रामवृक्ष बेनीपुरी का बताया हुआ है, और इसमें नाटक एकांकी का बताया हुआ है, और लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, इसका ये बताया हुआ है। ठीक, 15वां में बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। तो चलिए हम आपको 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों के आंसर हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, ये रहा प्रश्न क्रमांक 9। पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। ठीक, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे। यदि ये लाइन नहीं भी लिखना तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ से जरूर लिखना था आपको। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। इस प्रकार से आपको लिखना था। 10वें में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार से लिखना था।
11वां क्वेश्चन में किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और अथवा देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य कहते हैं, उसे काव्य में रस कहते हैं, सॉरी, है ना। काव्य में रस, ये गलत लिख दिया, काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का, इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर 12वें क्वेश्चन में राम वृक्ष बेनीपुरी पर आपको 2 रचनाएं, गेहूं बनाम गुलाब, है ना, मसाल, बंदे बाणी विनायको, इस प्रकार से, और संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, इस प्रकार से, भाषा और शैली, इस प्रकार से लिखनी थी आपको, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नाटक एकांकी में अंतर 13वें में पूछा गया था, तो नाटक एकांकी में अंतर आपके इस प्रकार से लिखे हुए हैं, है ना। 2 पूछे थे तो 3 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन में देखिए, मनु भंडारी पर उनके पिता और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा, है ना। आगे बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा पूछी गई है। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किसी एक विशेष निजीपन, स्वतंत्रता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है। इस प्रकार से आपको लिख देना था। फिर 16वां क्वेश्चन, शब्द शक्तियाँ, आपकी शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, आविधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक। आगे 17वां क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि गंतोक के लोग बेहद कर्मठ और श्रमजीवी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी कारण से, ठीक। 17वां तक हो गए हैं। 18वें क्वेश्चन का देखिए, 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है, ठीक, और 19 में ये है। फिर 20वें क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको, अनुशासन का महत्व, और 21वां, बाकी आपसे क्वेश्चन बने गए होंगे, 20वां 21वां, है ना। इसमें आपको अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र लिखना था, ठीक। और फिर इसके बाद इसमें वृक्षारोपण है और प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, इस प्रकार समाज और साहित्य, ये आपके पूरे के पूरे आपको इस PDF फॉर्मेट में ये सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन वृक्षारोपण पर एक निबंध लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आपको यदि थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकें, किस प्रकार से उनका क्वेश्चन पेपर आया है और उन्होंने क्या क्या आंसर्स लिखे हुए हैं। और अन्य सब्जेक्टों के यदि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको समय के थोड़ा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, जो आने वाले हैं, तो वो आप करके जाते हैं तो आपके वही क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।